हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी किसका संघ लोक सेवा आयोग के हम लोग देखने वाले हैं प्रीलिम से ऑब्जेक्टिव 28 या चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर देखने वाले 1995 से 2022 तक। पेपर 1 सी समान अध्ययन है, पेपर 2 में सी सेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, सी सेट का फुल फॉर्म। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग देखेंगे इसका गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य के बारे में देखेंगे। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त। संगम कालीन देखेंगे आज। उसके क्या देखेंगे? संगम कालीन आज हम लोग देखेंगे। संगम काल एवं दक्षिण भारत का इतिहास आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आज हम लोग क्या ये स्टडी करेंगे? तो संगम काल एवं दक्षिण भारत का इतिहास, संगम काल एवं दक्षिण भारत का इतिहास देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 70 से स्टार्ट है, पहला क्वेश्चन है ये, और पीछे हम वीडियो में देख लिए थे। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य परिताओं में देवताओं की आकृति प्रायः है। जो चोल काल होता था, जो चोल काल में निर्मित नटराज का कांस्य प्रतिमाओं में देवताओं की आकृति प्रायः कैसी थी? 1995 में आईएएस में पूछा हुआ है। अष्टभुज है ऑप्शन ए में, कि षष्ठभुज है, कि चतुर्भुज है, कि द्विभुज है। तो इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा? तो चोल काल में जो निर्मित नटराज की कांस्य मूर्ति की प्रतिमा जो देवताओं की आकृति प्राय रहता था ना, वो चतुर्भुज है रहता था, हमेशा कैसा रहता था? तो चतुर्भुज में होता था। तो ऑप्शन कैट हो जाएगा, ना अष्टभुज, न षष्ठभुज, न द्विभुज। किस रूप फॉर्म में रहता था? तो चतुर्भुज के फॉर्म में रहता था। ऑप्शन कैट राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कैट सी द राइट आंसर। इसका व्याख्या कर रहा है कि चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवताओं की आकृति प्राय चतुर्भुज हुआ करती थी। सह मताबली होने के कारण चोल प्रतिमाओं में शिव एवं शिव परिवार का मूर्तन प्रमुखता से हुआ था। धातु मूर्तियों में कांस्य मूर्तियों की प्रधानता थी। इनमें नटराज की कांस्य मूर्तियों की प्रधानता थी। इनमें नटराज की कांस्य प्रतिमा सर्वोत्कृष्ट थी। इसे चोल कला का निकर्ष को सोटो संस्कृति के कहा गया है। तो कौन हो जाएगा? सह मतामली होने के कारण चोल प्रतिमाओं में शिव एवं शिव परिवार का तो चतुर्भुज होता था। इसका देवताओं की आकृति कैसा होता था? चतुर्भुज होता था। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? व्यापारियों का निगम कौन था? 1997 में प्रश्न पूछा हुआ है। चतुर्वेदी मंगलम था ऑप्शन ए में, बी के परिषद था, कि अष्टदिग्गज था, कि मणिग्राम था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? व्यापार का निगम कौन था? चतुर्वेदी मंगलम, परिषद हो जाएगा, अष्टदिग्गज होगा, मणिग्राम हो जाएगा। तो व्यापारियों का प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम मणिग्राम को व्यापारियों को निगम माना गया है। किसको? मणिग्राम को। तो मणिग्राम इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो व्यापारियों का निगम क्या था? मणिग्राम। प्राचीन भारत में मणिग्राम व्यापारियों का निगम था। या पश्चिमी चालुक्य शासक के समय दक्षिण भारतीय व्यापारियों की एक प्रभावशाली गिल्ड थी, जबकि उत्तर भारत में व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता है। जबकि उत्तर भारत में व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता है। जो हम पीछे पढ़े थे कि श्रेणी से मानक, कीमत और ये सब स्टैंडर्ड, ये सब का क्या होता था? तय किया जाता था। तो इसका क्या हो जाएगा? व्यापारियों का निगम क्या था? तो मणिग्राम इज द राइट आंसर। तो श्रेणी व्यापारियों से संबंधित था, जबकि पश्चिमी चालुक्य शासकों में दक्षिण भारतीय व्यापारियों की एक प्रभावशाली गिल्ड थी, जिसको कहते थे श्रेणी। अब क्वेश्चन नंबर 72 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि पुलकेशिन प्रथम बदामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। 465 का दिनांकित शक वर्ष है 465। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। अगर शक संवत को विक्रम संवत में करना है तो क्या होगा? तो देखिए, विक्रम संवत 78 होता है, 58 ईस्वी पूर्व होता है, लेकिन जबकि शक संवत कितना होता है? 78 होता है। कहेगा कि दोनों विक्रम संवत और शक संवत के अंतर के बीच दोनों का अंतर कितना है? तो दोनों का जुड़ जाता है और कितना हो जाएगा? तो 8 8
58 ईसा पूर्व में 78 ईसा पूर्व, तो 8 8 16 के 6 हो जाएगा 6 और 7 5 12, तो 136 वर्ष दोनों को क्या होता है, दोनों के बीच गैप हो जाता। तो विक्रम संबंध 58 ईसा पूर्व में और शाक संबंध 78 ईसा पूर्व में। देखिए यहाँ दिया हुआ है, तो कौची कह रहा है, तो शाक वर्ष से किस में पूछ रहा है, विक्रम संबंध में। तो शाक से विक्रम संबंध में जाने के लिए कह रहा है, तो इसमें कितना जोड़ देंगे हम, इसमें 400, इसका 465 से 465 से कह रहा है पुलकेशिन प्रथम बदामी शिलालेख, पुलकेशिन प्रथम बदामी शिलालेख शक वर्ष है 465 का दिनांकित है। यदि विक्रम संबंध में दिनांकित रहना हो तो वर्ष होगा। तो इसमें कितना जोड़ेंगे, 136, दोनों का जोड़ के कितना है 136। तो यही विक्रम संबंध में अगर शक से विक्रम संबंध में जाना है, वर्ष 465 का रहा है, वर्ष न कर रहा है, तो 465 में 136 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 का रहा 1 और 6 3 10 का 0 5 1 6, यानी 601 बरस आ जाएगा। तो इसका कौन चीज़ हो जाएगा, 601 बरस हो जाएगा। अगर शक संबंध वर्ष 465 का दिनांकित है, लेकिन अगर इसको हम विक्रम संबंध में पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, 601 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 601 हो जाएगा, 600 क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। कहा कि 136 वर्ष जुड़ता है जब वर्ष से शक संबंध वर्ष से विक्रम संबंध में पूछता है, तो 136 वर्ष। विक्रम संबंध 58 ईसा पूर्व में होता है, शक संबंध 78 ईसा पूर्व में होता है। देखिए पुलकेशिन प्रथम बदामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संबंध में दिनांकित करना हो तो 401 विक्रम संबंध वर्ष होगा, क्योंकि विक्रम संबंध 58 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था और शक संबंध 78 ईसा में प्रारंभ हुआ। तो शक संबंध से हमको विक्रम संबंध में जाना है, तो पहले ये पूर्व है, तो 58 ईसा में भी 465 में 58 जोड़ेंगे, तो ये फिर क्या हो जाएगा, संघ संबंध खत्म हो जाएगा, मतलब पूरा हो जाएगा संघ संबंध। और फिर इसमें पूर्व से फिर किस में जाना है, ईस्वी में जाना है, तो 58 ईस्वी और जोड़ेंगे तो ईस्वी में आ जाएंगे, तो ईस्वी में फिर शक में जाना है, तो शक में फिर 78 जोड़ देंगे, तो यानी 465 में 58 जोड़ेंगे फिर 78 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 601 वर्ष, 601 आंसर आ जाएगा, वर्ष हो जाएगा विक्रम संबंध। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लिख रहा है कि ऐसे में हम यदि विक्रम संबंध से पुलकेशिन प्रथम का बदामी शिलालेख बदलना चाहते हैं तो ये 465 + 78 + 58 = 601 विक्रम संबंध होगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है 1997 में प्रीलिम्स में पूछा हुआ है। सूची फर्स्ट और सुमिलित करिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में क्या कहता है और सूची 2 में क्या कहता है। गुप्त हो गया, चंदेल है, चालुक्य है, पल्लव है। तो गुप्त किससे संबंधित है, बदामी से कि पनमलई से, खजुराहो से, किसे देवगढ़ से, किससे संबंधित है। तो गुप्त साम्राज्य है बदामी से संबंधित, कि चंदेल है, पनमैले से, कि चालुक्य है, खजुराहो से, कि पल्लव है देवगढ़ से। तो इसमें ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन के अनुसार किस तरह से पूछा है क्वेश्चन नंबर से। ऐसा गुप्त दिया है, गुप्त, चंदेल, चालुक्य, पल्लव, बदामी, पनमलई, खजुराहो, देवगढ़, ये चारों ऑप्शन समझ लीजिएगा। इसके में ऑप्शन किस तरह पूछा है वो हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें कूट के अनुसार दिया हुआ है, तो कौची होगा, A का 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए इधर राइट आंसर होगा। ABCD दिया हुआ है, A का 4 हो जाएगा, B के 3, 4 3 1 2 हो जाएगा, 4 3 1 2, यानी बदामी चालुक्य वंश की राजधानी है। बदामी का निर्माणकर्ता कीर्तिमान को माना जाता है। और पनमलई के कहेगा बदामी चालुक्य वंश की राजधानी, बदामी किसका, तो चालुक्य वंश की राजधानी है। बदामी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है, बदामी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। पनमलई तमिलनाडु के विल्लुपुरम में स्थित है। यह स्थल पल्लव वंश के दौरान निर्मित प्राचीन संरचनात्मक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तालागिरीश्वर मंदिर इसका प्रमुख उदाहरण है।
खजुराहो क्या हो जाएगा, तो यह चंदेल वंश के संस्थापक का खजुराहो होगा, जिसकी नानुक हो जाएगा राजधानी। चंदेल वंश का संस्थापक नानुक की राजधानी थी। 999 ईस्वी में पल्लव नरेश से क्या हो जाएगा, पल्लव नरेश ढांगदेव ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। देवगढ़ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के ललितपुर जिले में स्थित गांव है। यह गुप्तकालीन किलों में स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो किससे हो जाएगा, चंदेल वंश के संस्थापक नानू की राजधानी थी। पनमलई तमिलनाडु के कच्ची हो जाएगा, विल्लुपुरम में स्थित है। यह पल्लव वंश के दौरान निर्मित प्राचीन संरचना मंदिरों के लिए प्रसिद्ध तालाग्रीश्वर मंदिर के इसका प्रमुख उदाहरण हो जाएगा। बादामी चालुक्य वंश की राजधानी थी। बादामी का निर्माणकर्ता कीर्तिवन को माना जाता है। तो इसका देख लीजिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 73 में यही था कि किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। और देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गुप्त वंश किससे संबंधित हो जाएगा, तो देवगढ़ से गुप्त वंश संबंधित हो जाएगा, 1-4 हो जाएगा। फिर चंदेल के कौन हो जाएगा, तो खजुराहो के मंदिर हो जाएगा, संबंधित हो जाएगा। चालुक्य किससे, तो चालुक्य बादामी से हो जाएगा। पल्लव पनमलई से हो जाएगा, यानी 1-4 हो जाएगा। बी के कह रहा है खजुराहो मंदिर, चंदेल खजुराहो मंदिर से। चालुक्य किससे हो जाएगा, तो चालुक्य बादामी से। और पल्लव पनमलई से संबंधित हो जाएगा। तो हम लोग देख लिए कि गुप्त किससे संबंधित है, तो गुप्त संबंधित है देवगढ़ से, गुप्त संबंधित है देवगढ़ से। चंदेल संबंधित है खजुराहो से, संबंधित है चंदेल। चालुक्य संबंधित है बादामी से। पल्लव संबंधित है पनमलई से। तो ये हम लोग चारों को देख लिए जो 1997 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 73 हो गया। अब गुप्त कहेगा किससे, तो देवगढ़ गुप्त से है। चंदेल खजुराहो से हो गया। चालुक्य बादामी से। पल्लव पनमलई से संबंधित है। पल्लव किससे संबंधित है, पल्लव पनमलई से संबंधित है। पल्लव पनमलई से संबंधित हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कहता है इसका कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कथन दिया है या कारण दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कथन ए, पांडियन की लकनकू समूह की अहम एवं पूरम कविताएं संगम राज्यों का अनुवर्तन है। कारण आर, उन्हें प्रमुख संगम राजाओं के विपरीत उत्तर संगम राजाओं में सम्मिलित किया गया। ये 2000 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कोर्ट में। ए और दोनों सही है। आर ए सही व्याख्या करता है। ए और दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। कौन सही है, तो ये दोनों सही बात है। आर ए और आर दोनों सही है। कथन भी सही, व्याख्या भी सही कर रहा है। कारण कथन का सही व्याख्या कर रहा था। पांडियन की लकनकू समूह की अहम एवं पूरम कविताएं संगम राजवंशों का अनुवर्तन है। कौन, तो पांडियन की लकनकू समूह की अहम एवं पूरम कविताएं संगम रचनाओं पांडियन की लकनकू समूह की अहम एवं पूरम कविताएं संगम राजाओं का अनुवर्तन है। किसका, तो संगम राजाओं का अनुवर्तक है पांडियन। और की लकनकू समूह कविताएं संगम रचनाओं का अनुवर्तन है। उन्हें प्रमुख संगम राजाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया। उन्हें प्रमुख संगम राजाओं के विपरीत उत्तम संगम राजाओं में सम्मिलित किया। किसे किया है, तो पांडियन की लकनकू समूह को अहम एवं पूरम कविताएं संगम रचनाओं का अनुवर्तन है। उन्हें प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया है। तो दोनों सही हो जाएगा। पांडियन की लकनकू किससे संबंधित है, अहम एवं पूरम कविताएं संगम की रचनाएं हैं जो उत्तर संगम प्रमुख है। इन्हें प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया है। ये इधर राइट आंसर हो जाएगा।
कहता है कि व्याख्या में क्या हो जाएगा, ए और दोनों सही है और ए सही की व्याख्या भी करता है। पांडिनेन किलक नक्कू समूह की अहम एवं पूर्व कविताएं संगम काल की रचनाओं की विशिष्ट स्वरूप है। इस समूह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है तिरुवल्लुर की रचना तिरुक्कुरल द्वारा की गई है। तिरुवल्लुवर की रचना तिरुक्कुरल द्वारा की गई है। पांडिनेन किलक नक्कू में उत्तर संगम काल के साहित्य के स्थान मिला है। पांडिनेन किलक नक्कू में उत्तर संगम काल के साहित्य को स्थान मिला है। अहम प्रेम संबंधी कविताएं थी, जबकि पूरम में युद्ध तथा शासन संबंधी। अहम में कौन था, प्रेम, जबकि पूरम में क्या था, युद्ध फाइट था तथा शासन राजस्व था, किंगडम था, शासन करने वाला था। शासन संबंधी विवरणों का विषय माना जाता है पूरम में। अहम एवं पूरम पांडिनेन किलक नक्कू समूह की अहम एवं पूरम कविताएं संगम काल में उत्तर कहाँ से मिला है, तो उत्तर संगम काल के मिला है। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 75 में देखिए कह रहा है 75 चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त किया था। 2001 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिलोन पर विजय प्राप्त करने वाला कौन था। चोल राजा था। चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त किया था। आदित्य प्रथम में राजा राजा प्रथम राजेंद्र विजयालय, आदित्य प्रथम की राजेंद्र। तो सिलोन की प्राप्ति किसने किया था, सिलोन पर विजय प्राप्त किसने किया था, तो राजा प्रथम ने सिलोन पर विजय प्राप्त किया था। किसने, राजा प्रथम। ऑप्शन बी इधर राइट आंसर। सिलोन पर विजय प्राप्त करने वाला कौन था, तो राजा प्रथम इधर राइट आंसर। चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त किया, तो राजा प्रथम ने प्राप्त किया था। इसका व्याख्या में दिया हुआ है कि चोल शासक राजा प्रथम ने सिलोन पर विजय प्राप्त किया था। इन्होंने सिलोन श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम पर आक्रमण कर उसकी राजकुमारी अनुराधापुरम को बुरी तरह नष्ट कर दिया। इस अभियान में राजा ने अपने द्वारा जीते गए प्रदेश का नाम मुक्ति चोलमंडलम रखा एवं पोलोनरुवा को अपनी राजधानी बनाया। संभवतः इस विजय के बाद राजा प्रथम ने जगन्नाथ की उपाधि धारण कर पोलोनरुवा का नया नाम जगन्नाथ मंगलम रखा। लेकिन अंततः चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका की विजय को पूर्ण किया तथा इसके बाद 50 वर्षों तक श्रीलंका स्वयं को चोलों के अधिकार से मुक्त नहीं कर पाया था। इसने 1070 ईस्वी में श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम, श्रीलंका के शासक कौन था, तो महेंद्र पंचम को परास्त कर संपूर्ण सिंहल राज्य को अपने क्षेत्र का अधिकार में कर लिया था। तो सिंहल पर शासन किसने किया था, तो राजा ने किया था, राजा प्रथम ने किया था। श्रीलंका का शासक कौन था, तो महेंद्र पंचम था। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, संगम विजयालय इसमें। चोल शासक राजा प्रथम ने सिलोन पर विजय प्राप्त की। इन्होंने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुरम को बुरी तरह नष्ट कर दिया। इस अभियान में राज ने अपने द्वारा जीते गए प्रदेश का नाम मुक्ति चोलमंडलम क्या नाम रखा, मुक्ति चोलमंडलम रखा एवं पोलोनरुवा को अपनी राजधानी बनाया। संभवतः इस विजय के बाद राजा प्रथम ने जगन्नाथ की उपाधि धारण कर पोलोनरुवा का नया नाम जगन्नाथम क्या रखा, तो जगन्नाथ मंगलम रखा। लेकिन अंततः चोल का राजा कौन था, तो राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका की विजय को पूर्ण किया था। इसके बाद अगले 50 वर्षों तक श्रीलंका स्वयं को चोलों के अधिकार से मुक्त नहीं कर पाया था। इसने 1070 ईस्वी में श्रीलंका के शासन महेंद्र पंचम को परास्त कर संपूर्ण सिंहल को अपने अधिकार में कर लिया था, संपूर्ण सिंह राज को अपने अधिकार में कर लिया था। तो चोल राजा कौन था, तो राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका को विजय पूर्ण किया था। तो कौन राजा था, तो चोल राजा राजेंद्र प्रथम। देख लिए निम्नलिखित क्वेश्चनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 76 में कहता है 2003 में IAS के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा हुआ निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, क्या यह कथन सत्य है या नहीं।
तो पहला कथन ये है। दूसरा, चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। क्या क्या दिया है? कथन ए में कहता है कि चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को, चोल था जो पांड्य और चेर शासकों को पराजित कर लिया और प्रायद्वीप भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। मतलब चोल शासक था जो चेर शासक को पराजित कर दिया। पांड्य तथा चोर को, पांड्य वंश के संस्थापक कौन था? तो नेडियोन। तो चोलों ने पांड्य तथा चेर को पराजित कर दिया और अपना मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ऑप्शन कथन ए में कहता है चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। यानी चोल था जो दक्षिण पूर्वी था, यानी साउथ ईस्ट एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। तो इसमें दोनों कथन में कौन कौन सही है देखिए। और कथन दिया होगा 76 के देखते हैं और 76 में फिर नेक्स्ट देखते हैं। नहीं तो इन्हीं दोनों में, तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही था। चोल था जो पांड्य और चेर पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया और मध्यकालीन भारत में अपना स्थापित कर लिया। और चोलों ने क्या किया? तो चोलों ने क्या किया? तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा। ए और दो कथन दोनों सही हो जाएगा। और मध्यकालीन जो स्थापित है पांड्य और चेर की, फिर दिए गए व्याख्या में कहता है कि इससे दिए गए कथन सही है। तो अभी जो दोनों हम लोग पढ़े कथन वो क्या एकदम सही है। चोल सम्राट राजा राज प्रथम 985 से 1014 ईस्वी में सर्वप्रथम पांड्य, चेर तथा श्रीलंका को तीनों राज्यों के संघ को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन के समय अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इसने पांड्य नरेश से अमर भुजंग को परास्त कर मदुरै पर अधिकार किया तथा पांड्य एवं चेरों की संयुक्त सेना को पराजित किया। आगे कह रहा है कि श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को परास्त कर वहां एक नए प्रांत मुक्ति चोल मंडलम, जब भी हमने देखा मुक्ति चोल मंडलम की स्थापना की। राजेंद्र प्रथम ने 1015 ईस्वी में शैलेंद्र शासक दक्षिण एवं पूर्वी विजय तुंग, हाँ अभी दूसरा में कथन में क्या कहता था? दक्षिण पूर्वी से विजय तुंग बर्मन के विरुद्ध में 9 सैनिक अभ्यास भेजा। इसने श्री विजय साम्राज्य के समुद्री एवं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जिससे भारत और चीन के बीच से व्यापार सुरक्षित हो गया। साथ ही इसने जावा, सुमात्रा और मलाय दक्षिण पूर्वी एशिया पर भी अपना अधिकार कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कहता था? देखिए क्वेश्चन नंबर 76 में कहता था एकदम राइट हो जाएगा। अब चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को शैलेंद्र साम्राज्य के जीते था। शैलेंद्र साम्राज्य को विरुद्ध सैन्य चढ़ाई किया और कुछ क्षेत्रों को भी जीत गया था। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया को, साउथ ईस्ट एशिया को किसने जीत किया था? तो चोलों ने। चोल साम्राज्य का विजय किसने प्राप्त किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने। फिर देखिएगा नेक्स्ट कहता है, हम लोग क्वेश्चन नंबर के यहाँ तक देख लीजिए 76 तक देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 77 में देख लीजिए। ये संगम काल के जो क्वेश्चन है बहुत ही मेडिएवल हिस्ट्री के अनुसार, एंशिएंट हिस्ट्री के अनुसार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 76 में देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? 2006 में पूछा हुआ है, यूपीएससी के क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा हुआ है। ए में है, ऑप्शन ए में अमोघ वर्ष प्रथम ने, दंती दुर्ग ने, ध्रुव ने, कृष्ण ने। तो इसमें से कौन हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? अमोघ वर्ष प्रथम, दंती दुर्ग, ध्रुव, कृष्ण ने। तो ऑप्शन बी राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग इधर राइट आंसर ऑफ है। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव डाली दंती दुर्ग ने। ऑप्शन बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव 1736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने रखी। कितना में? 736, सॉरी राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव 736 ईस्वी में दंती दुर्ग रखी थी। इनकी राजधानी मान्यखेत या मालखंड थी, जो आधुनिक सोलापुर के निकट स्थित है। दंती दुर्ग ने चालुक्य के शासक कीर्तिवर्मन को परास्त कर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इन्होंने महाराजाधिराज परमेश्वर एवं परम
भट्टारक उपाधियां धारण की तथा उज्जैन पर अधिकार कर हिरण्य गर्भदान महायज्ञ करवाया था। हिरण्य गर्भदान महायज्ञ किसने करवाया था? तो दंती दुर्ग ने किया था। राष्ट्रकूट वंश भी बहुत ही प्रसिद्ध था, बहुत ही विशाल था। तो राष्ट्रकूट वंश कौन था? तो 736 ईस्वी में नींव डाली दंती दुर्ग ने। इसकी राजधानी मान्यखेत है या मालखंड थी, जो आधुनिक सोलापुर के निकट स्थित है। दंती दुर्ग के चालुक्य के शासक कीर्तिवर्मन को परास्त कर, चालुक्य के शासक कौन था? तो कीर्तिवर्मन, और राष्ट्रकूट वंश के शासक दंती दुर्ग। तो चालुक्य के शासक कीर्तिवर्मन को परास्त कर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इन्होंने दंती दुर्ग ने ही क्या किया था? तो इन्होंने महाराजाधिराज परमेश्वर एवं परम भट्टारक की उपाधियां धारण की तथा उज्जैन पर अधिकार कर हिरण्य गर्भदान महायज्ञ करवाया था। किसने हिरण्य गर्भदान महायज्ञ कराया था? तो राष्ट्रकूट दंती दुर्ग ने ही करवाया था। कीर्तिवर्मन को परास्त कर दिया। चालुक्य वंश का शासक था, वो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 78 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 78 2011 में पूछा हुआ प्रीलिम्स के एग्जाम में कहता है कि भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास के सबसे विश्वसनीय व्याख्याएं हो सकती है? तो कह रहा है कि भारत के दक्षिण पूर्वी एशिया साउथ ईस्ट एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। कौन? ये तो दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक संगमकालीन लोग बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के उस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास के सबसे विश्वसनीय और व्याख्याएं हो सकती हैं या हैं? तो इसमें कौन सी उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री सबसे बिलीवेबल विश्वसनीय व्याख्या कौन है? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीक उपलब्ध थी। ये बंगाल के आरंभिक समुद्री इतिहास के बारे में पूछ रहा है कि प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीक उपलब्ध थी। ऑप्शन में बी कह रहा है कि इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारिक ब्राह्मणों, पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को हमेशा संरक्षण दिया। इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मणों और पुजारियों, बौद्ध भिक्षुओं को हमेशा संरक्षण दिया। बंगाल की खाड़ी में चलने वाले मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया। यानी बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसून हवाओं को समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। इस संबंध में ए और बी दोनों विश्वसनीय व्याख्याएं हैं। तो इसमें ए और बी दोनों विश्वसनीय व्याख्या हैं, क्योंकि ए और बी बात सही है। बंगाल की खाड़ी में चलने वाली हवा मानसूनी हवाएं समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। एक गलत हो जाएगा, लेकिन ये सही है कि प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीक उपलब्ध थी। उस समय प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अन्य देशों की तुलना में भारत के पास उत्तम पोत निर्माण तकनीक उपलब्ध थी। इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने साउथ इंडियन शासक था, साउथ ईस्ट एम्पायर का शासक था, व्यापारियों और ब्राह्मणों और पुजारियों और बौद्ध भिक्षुकों, पुजारियों को, ब्राह्मण और व्यापारियों ने चारों लोगों को ये हमेशा संरक्षण दिया था। इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारत शासक था, इन लोगों ने क्या दिया था? तो संरक्षण दिया था व्यापारियों को, ब्राह्मणों को, पुजारियों को और बौद्ध भिक्षुओं को। तो इसका डी सही हो जाएगा। इसका व्याख्या कहता है, इसका व्याख्या तो बहुत बड़ा दिया है। देखिए व्याख्या क्या कहता है कि भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास के संदर्भ में सबसे विश्वसनीय व्याख्या ए और बी, सबसे विश्वसनीय व्याख्या ए और बी है। तो ए और बी में क्या कहा है वो हम लोग देखें, इस व्याख्या से भी देखेंगे।
प्राचीन काल से ही दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्र मसालों, खनिजों एवं धातुओं से समृद्ध रहा। प्राचीन काल से किस समय से? तो प्राचीन काल से ही दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र मसालों, खनिजों एवं धातुओं से समृद्ध रहा। इसीलिए भारतीय इसे स्वर्ण भूमि अथवा स्वर्ण द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया को नाम से पुकारते थे। प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीक होती थी। इसीलिए भारतीय प्राचीन समय से व्यापार व साहित्यिक कार्यों के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया को यात्रा किया करते थे। यहाँ पश्चिमी एशिया व वाणिज्य पर अरब और रोमन व्यापारियों का प्रभाव था। वहीं भारतीय व्यापारी दक्षिण पूर्वी एशिया के वाणिज्यिक नेटवर्क पर पूरी तरह प्रभावित थे तथा इस प्रभाव को बनाए रखने के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मणों, पुजारियों, बौद्ध भिक्षुओं को हमेशा संरक्षण दिया था, जिससे इन व्यापारियों व यात्रियों के साथ साथ भारतीय धर्म और संस्कृति का संदेश भी इन देशों में विस्तृत हुआ। कथन सी विश्वसनीय व्याख्या नहीं है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसून हवाएं द्वारा यात्राओं का सुगम होना इससे संबंधित नहीं है। तो ये सी गलत हो जाएगा, ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग कितना क्वेश्चन नंबर देख लिया था, 78 का कौन हो जाएगा? ए और बी एकदम 100% राइट कहा गया है, कथन है, तो ए और बी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा कि संबंध में और दो विश्वसनीय है जबकि सी विश्वसनीय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखे 2011 में पूछा हुआ था प्रीलिम्स एग्जाम में। अब हम लोग देखेंगे 79 क्वेश्चन देखिएगा, फिर 80 क्वेश्चन तक है, तो 79 क्वेश्चन में देखिएगा। 79 क्वेश्चन में कहता है 79 क्वेश्चन में कहता है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जो 2016 ईस्वी में पूछा हुआ क्वेश्चन कहता है शब्द और विवरण दिया हुआ है। अब देखिएगा, इसको पढ़िएगा ध्यान से। अब कह रहा कि एरीपति, ए में शब्द, ए में एरीपति, विवरण किससे है? तनियूर, 3 में घाटिका। तो भारतीय युग्म में दिया हुआ है, युग्म को मिलाना है कि कौन सा उपरोक्त युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इसमें 3 युग्म दिया गया है, तीनों युग्म में आप सही बताइएगा कि कौन युग्म में इसमें सही हो जाएगा। तो देखिए ए में क्या कह रहा है कि एरीपति, भूमि जिसे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित किया जाता था उसे एरीपति कहा जाता था। दूसरा है तनियूर, एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम को तनियूर कहते थे। घाटिका तो प्रायः मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय को घाटिका कहा जाता था। और एरीपति, देखिए एरियपति और घाटिका सही आंसर है, तनियूर तो गलत आंसर है, क्योंकि ए में उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 1 और 2 सही है कि बी में, ऑप्शन ए में 1 और 2, कि ऑप्शन बी में केवल 3, ऑप्शन सी में 2 और 3, कि ऑप्शन डी में कि 1 और 3। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो 1 और 3 हो जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा। कि एरीपति, भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था उसे एरीपति। घाटिका प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय घाटिका था। एरीपति जिससे भूमि मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था उसे एरीपति कहा जाता था। तो इसका व्याख्या दिए, इसका कौन आंसर हो जाएगा? पहले ये देख लीजिए, इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब व्याख्या क्या कहता है, दिए गए युग्मों में 1 और 3 जो सही सुमेलित है। एरीपति वह भूमि है जिससे मिलने वाला राजस्व में इस राजस्व से जो मिलता था ना, अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के निर्धारित कर दिया जाता था। ये बहुत ही उत्तम विचार था कि एरीपति वह भूमि है जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। क्योंकि घाटिका पल्लव कालीन मंदिरों से जुड़ी उच्च सिंचाई संस्थान थी, इसलिए युग्म ये सही है कि घाटिका पल्लव कालीन मंदिरों से जुड़ी उच्च शिक्षा संस्थाएं थी। कच्ची घाटिका पल्लव कालीन से इकाई थी, जिसके अंतर्गत प्रमुख ब्राह्मण देव एवं
मंदिर बस्तियां विकसित हुई। दूरशाही नहीं है, देखिए दूरशाही नहीं है। तन्यूर चोल काल की एक विशिष्ट राजस्व इकाई थी जिसके अंतर्गत प्रमुख ब्राह्मणदेव और मंदिर बस्तियां विकसित हुई थी तथा इसका अधिकार क्षेत्र में अनेकों राजस्व ग्राम, छोटी बस्तियां व शिल्प केंद्र था। तो देख लिए इसे काहे गलत हुआ कि अकेले ब्राह्मण तथा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम था तन्यूर। तो तन्यूर वो नहीं था जो आप समझ रहे हैं। एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम को तन्यूर नहीं कहा जाता है, तन्यूर कहा जाता है। तन्यूर चोल काल की एक विशिष्ट राजस्व इकाई थी जिसके अंतर्गत प्रमुख ब्राह्मणदेव एवं मंदिर बस्तियां विकसित हुई तथा इसके अधिकार क्षेत्र में अनेक राजस्व ग्राम, छोटी बस्तियां एवं शिल्प केंद्र था। इसलिए एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मण समूह को नहीं है तन्यूर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एरीपति तो समझिए कि घाटिका शिक्षा संस्थान से था, पल्लव कालीन मंदिरों से जुड़ी वो शिक्षा संस्थान घाटिका पल्ला। और एरीपति वह भूमि जिससे मिलने वाले राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित किया जाता। एक लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर है कि क्वेश्चन नंबर 80 की प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से सही कौन सा एक सही है। तो ये 2022 में पूछा हुआ है, एकदम हाल ही में पूछा है, पिछले साल में, जो इस बार टॉप किए हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ने। देखिएगा प्राचीन दक्षिण भारत के संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित में कथनों सही। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से कौन ऑप्शन सही है इसमें की ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। ऑप्शन बी में वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। संगम कविताओं में समर शौर्य को कोई संदर्भ नहीं है। संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है। तो इसका ऑप्शन बी ए राइट है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों का ज्ञात था। तो वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण हुआ है, इसमें कची है वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। किसका? वर्ण माने रंग, भेदभाव, इस अर्थ वर्ण, इसका सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। किसमें? तो प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में, इसी बारे में सही हो जाएगा। संगम कविताओं को भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं था, ये गलत हो जाएगा। संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं था, ये भी गलत हो जाएगा। संगम साहित्य में जादुई ताकतों का असंगत बताया गया है, ये भी गलत हो जाएगा। तो वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संज्ञों कवियों को ज्ञात था, ये ऑप्शन बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसका व्याख्या देखिएगा। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में कथन भी सही है। संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। संगम साहित्य में प्रेम और रजाओं की प्रशंसा पर अधिक बल दिया गया। संगम साहित्य को 3 भागों में पुथु पपातु इतथु थोकै तथा पदिनेनकिलकु में बांटा जाता है। कितना में बांटा गया? तो 3 में बांटा गया। कितना भागों में? संगम साहित्य को 3 भागों में क्रमशः बांटा गया है। इतथु थोकै पदिनेन किल तो कौन हो जाएगा? पुथु पपातु इतथु थोकै पदिनेन किलकनकु में बांटा जाता है। यह साहित्य संगम युग का विवरण देता है। यह साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया। यह साहित्य किसमें? तमिल भाषा में लिखा गया है। देखिए ये सब संगम कालीन में इतना ये सब क्रिटिकल वर्ड रहता था ना। देखिए तोल्काप्पियम, शिल्पाधिकारम, मणिमेखलै आदि इनके प्रमुख ग्रंथ थे। पुथु पपातु तो इसका हो गया साहित्य था। इतथु थोकै पदिनेन किलकनकु पदिनेन तोड़ को पढ़े तो इसको होगा पदिनेन किलकनकु ए पतथु को जो होगा पुथु पपातु इतथु थोकै पदिनेन किलकनकु हो जाएगा। इसके हम
तो 3 गो कौन कौन सा देख ली ना। इसे साहित्य भी तमिल ग्रंथ थे, तोल्काप्पियम शिल्पाधिकरण, मणिमेखला, इसका आदि प्रमुख ग्रंथ है। संगम तमिल कवियों का संगम सम्मेलन, क्या था, सम्मेलन था। तो देखिए फ्रेंड्स लोग, आज हम लोग तोल्काप्पियम शिल्पाधिकरण, संगम साहित्य एवं संगम राजवंश के बाद हम लोग देखे किसके बारे में चर्चा किए, तो हम लोग आज संगम काल एवं दक्षिण भारत का इतिहास आज हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे गुप्त साम्राज्य के एवं प्रशासन के बारे में देखेंगे। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्री गुप्त था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही देखें, फिर नेक्स्ट वीडियो में गुप्त साम्राज्य एवं प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।